ना इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और मेरे दोनों बच्चों ने वीडियो ऑफ कर लिया, बहुत ही खुशी की बात है। दोनों तो अपना वीडियो ऑन करो। तो अगर हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अगर इस चैप्टर में ना, ये चैप्टर देखने में अपन को बहुत डर लगेगा इस चैप्टर को, ठीक है, और समझने में बहुत डर लगेगा। लेकिन अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। देखो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टिंग चीज क्या मालूम है? जैसे जैसे हम लोग का इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग का क्या बढ़ेगा? जब आदमी के पॉकेट में पैसा होता है तो आदमी क्या करता है? वो काम काम करता है। मतलब वाह वाह वाह। आदमी के पास, आदमी के पॉकेट में पैसा होगा तो आदमी क्या करेगा? कंजम्पशन। वो डिमांड करेगा, एक्सपेंडिचर। है ना, डिमांड करेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मम्मी ने तेरे को पॉकेट में 10 रुपया दिया, तो तू बोली हम बड़ा बस का भाड़ा ही निकल जाए, है ना। मम्मी ने पॉकेट में 100 रुपया दिया, तो पहले तुम करेगी क्या नाम है, ओला राइड। फिर तुम बोलेगी अब रास्ते में जा रहे थे थोड़ा सा पॉपकॉर्न, फिर थोड़ा सा पिज्जा, फिर थोड़ा सा रोल, है ना। अब तुम सोचो, जब 100 रुपया है तो तुम तीन चीज का डिमांड कर रही है ना। तुमको समझ कर लो, रोल भी खाना है, तुमको आइसक्रीम भी खाना है, तुमको उबर राइड भी चाहिए। तुमने तीन चीज का डिमांड किया जब तुम्हारे पास इनकम था, ठीक है। अब तीन चीज को बनाने के लिए तीन तो बने। अब रोल कैसे बनेगा? रोल तो भैया किसी ना किसी शॉप में बनेगा। जब वो रोल किसी शॉप में बनेगा तो वो किसी को एम्प्लॉयमेंट देगा, देगा कि नहीं देगा? हाँ सर। है ना। अगर तुम ओला राइड में जाएगी तो किसी ना किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, आइसक्रीम खाएगी तो किसी ना किसी को आइसक्रीम का दुकान खोलना पड़ेगा, तो कोई काम करेगा। तो इनकम से आता है एम्प्लॉयमेंट। ये बात फैक्ट है कि नहीं आता है? फैक्ट है। अरे हाँ भी यस। बोल दो यस। भैया। हाँ सर। मैंने तुम लोग तो ऐसा भी, द्वादश आई टोल्ड यू टू ओपन योर वीडियो, राइट? और तुम लोग तो इस तरह से माने आंसर देख के फटाक से माइक बंद कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। पता नहीं क्या ही चल रहा है तुम लोग के लाइफ में, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों का। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर है। कि अगर मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास इनकम है, तो प्रोडक्शन होगा। अगर नहीं इनकम है तो डिमांड होगा। डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और अगर हम इकोनॉमी में प्रोडक्शन करेंगे तो किसी ना किसी को जॉब मिलेगा। तो इनडायरेक्टली हम देखेंगे कि अगर हमारा इनकम होता है तो एम्प्लॉयमेंट होगा। है कि नहीं लॉजिक? हाँ सर। ओके। नाउ एक और बात है, कितनी इनकम होगी तो कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा बात। क्यों? अगर तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है, ठीक है, तो तुम क्या सारा रुपया खर्च कर देगी कि कुछ रुपया सेव भी करेगी? सर सब खर्च नहीं करेंगे, कुछ सेव भी करेंगे। कुछ सेव भी करेंगे। इसका मतलब इकोनॉमी में अगर इनकम कुछ बढ़ता है हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा का सारा क्या नाम है खर्च कर देंगे। कुछ पैसा हम सेव भी करेंगे। इसका मतलब सारा इनकम जो है वो सारा डिमांड नहीं बनता है। और अगर सारा डिमांड नहीं बनता है तो सारा प्रोडक्शन नहीं होता है। और अगर सारा प्रोडक्शन नहीं होता है तो सारा एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है कि नहीं लॉजिक? यस। यस। अब एक आदमी है जिसने आज तक कभी पॉकेट में 100 रुपया ही नहीं देखा, ठीक है। माने आज पहली बार उसका, भगवान करे उसका घर में बर्थडे था आज, और उसके घर में उसके मामा आ गए, और बर्थडे में मामा ने उसको दे दिया 100 रुपया, ठीक है। अब वो आदमी जिसके पॉकेट में पहली बार 100 रुपया आया है, वो तो बहुत खाने की कोशिश करेगा ना, कि आज सब खा लूंगा, आज ये भी खा लूंगा, वो भी खा लूंगा, क्योंकि जीवन में कभी कुछ खाया ही नहीं, ठीक है। उसको बड़ा मन कर रहा है खाने का, ठीक है। तो उसका जो इनकम आता है, उस इनकम का कितना रुपया वो खाना चाहता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? खाने का बीमारी, कितना खाएगा तुम, है ना। तो जनरली जो लोग ने कभी जिंदगी में खाया नहीं, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी। हाँ या ना? यस। अब हाँ फॉर सर। एग्जांपल तुम देखो, इंडियन मार्केट जो है ना, इंडियन मार्केट में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा है। तुम देख रही है कोविड के बाद से हम लोग की गाड़ियां कितनी बढ़ गई है रास्ते में, देखा तुमने? तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इंडिया दबाकर कंजम्पशन कर रहा है अभी? क्योंकि हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां थी ही नहीं, ठीक है। लोगों के पास एसी था ही नहीं। लोगों के पास बहुत सारा जो नेसेसिटी बने, जो कंफर्ट बोलो, वो आइटम था ही नहीं, तो उनको वो खरीदना था। तो इंडिया का अभी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा है, अगर हम उसको क्या नाम है कंपेयर करें टू अमेरिकन से।
क्योंकि अमेरिका में सबके पास गाड़ी है कि नहीं? तो वो लोग अभी उनका गाड़ी खरीदने का उनका मन नहीं है। उन लोग सबके पास घर है तो घर खरीदने का मन नहीं है। उनके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी सबके पास अभी हम लोग इंडिया में नहीं है। तो उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है और हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है। यह बात में लॉजिक है कि नहीं है? हाँ सर। यस। तो इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ, इसका मतलब देखो जीडीपी ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली इंडिया का अमेरिका से ज्यादा ही होगा, होना भी चाहिए। क्यों होगा? एक तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और दूसरा हमारे लोगों को अभी खाना है, अभी हमने पूरा खाया नहीं। तुमको पता है आज से 20 साल के बाद अगर मान लो आज हम गाड़ी खरीदते हैं, है ना, तो 20 साल के बाद तो मेरा जो बेटा आएगा उसको इतना गाड़ी खरीदने का क्रेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्रेज? गाड़ी खरीदने का क्रेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी घर में गाड़ी है ना। हो सकता है कोई अच्छी मॉडल की गाड़ी खरीद लेगा वो, लेकिन गाड़ी का क्रेज उसको नहीं होगा। ठीक है, तो आज से 20-25 साल बाद हम लोग का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगा। अगर हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है तो हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ है ना। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर मेरा इनकम 100 रुपया है तो अगर मैं 90 रुपीज खर्च करता हूं तो कितना रुपया सेव किया मैंने? 10। 10 10 रुपीज। रुपीज किया। तो 90 रुपीज अगर मैं खर्च कर रहा हूं तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 90 रुपीज। और मेरा प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? 10 रुपीज। 10 तो हमारी बात रुपीज। को अमेरिकन लोग जो यस। है उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है अभी करीब 70 पर चल रहा है, 70% है उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो उनका प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा? 30। 30%। 30। 30। अब यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि अगर आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो अगर आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को ऐड करेंगे तो वो हमेशा टोटल मिलाकर 1 होगा, है ना। हाँ। बोल रहा है एपीसी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या आप ये बात मानते हैं? यस सर। हाँ है ना, सर। क्योंकि देखो अगर मेरे पास 100 रुपया है तो अगर मैंने कंज्यूम किया मान लो 70 रुपीज, तो मैं सेव करूंगा कितना? 30 रुपीज, है ना, इज इक्वल टू 100। अगर मैंने कंज्यूम किया 80 रुपीज तो मैं सेव करूंगा कितना? 20 रुपीज 20। इज इक्वल टू 100, है कि नहीं? अगर मैं अगर मैं किया 90 तो मैं सेव करूंगा 10 इज इक्वल टू 100, है ना। तो तीनों ही केस में देखो वो 100 ही हो रहा है ना। तो अगर मेरा टोटल इनकम 1 है, मान के चलते हैं मैथमेटिकली, तो एपीसी प्लस एपीएस विल ऑलवेज इक्वल टू माय टोटल इनकम विच इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात को? यस सर। ओके। तो हम लोग हाँ देखो तुम लोग का जो सिलेबस है इसमें हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, मतलब कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट आपस में रिलेटेड है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले एक्स एंटे और एक्स डिमांड। इसको देखने में थोड़ा सा लगता है तो दोनों ही डिमांड। एक डिमांड वो होता है जो हम लोग सोचते हैं, इतना डिजायर डिमांड बोल सकते हैं एक को, और एक होता है हमारा एक्चुअल डिमांड। माने जब भी हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हर लोग सोचता है कि हमारा कितना इस बार डिमांड। फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आने वाला है, ठीक है, तो हर दुकानदार यही सोच रहा होगा कि मेरा दिवाली का सेल कैसे होगा। ठीक है, तो वो डिजायर डिमांड है। ठीक है, लेकिन उसने जो सोचा क्या उतना सेल होगा? जरूरी नहीं उतना हो, तो वो मेरा एक्चुअल डिमांड होता है जिसको हम एक्स पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक्स एंटे जो है मेरा डिजायर डिमांड है और एक्स पोस्ट जो होता है मेरा एक्चुअल डिमांड है। समझ में आगे बात को? फिर देखो यहाँ पर यस हम लोग का सर। चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, मैंने तुम लोग को समझा ही दिया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट का होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब ये हो गया कि जब मेरा जो डिमांड है और मेरा सप्लाई है वो अगर सेम होगा तो वो मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा वहां पर। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने इकोनॉमी में 100 रुपया डाला, ठीक है, तो क्या मेरी इकोनॉमी का जो मेरी इंडिया की जीडीपी है वो 100 रुपए से बढ़ेगी कि 100 रुपए से ज्यादा बढ़ेगी? सर 100 से ज्यादा ही बढ़ेगा। 100 से ज्यादा बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये कैसे। इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, क्योंकि दिवाली आती है ना। अच्छा, मैं अभी कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ कि तुम लोग हो सकता है इसको सुनने के बाद पिताजी से झगड़ा करने लगो। ठीक है, तो पिताजी से झगड़ा नहीं करने का,
ऐसा नहीं बोलेगा महेंद्र सर बोले तो हम झगड़ा कर लेंगे, झगड़ा नहीं करने का, लॉजिक समझने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम जब दिवाली पर अपने पापा से बोलते हो कि पापा हमको खरीदना है पटाखा, है ना, हमको खरीदना है क्रैकर्स, है ना, तो तुम्हारे पिताजी क्या बोलते हैं, अरे पटाखा जलाना मतलब रुपया को आग लगाना, है ना, सुना है कि नहीं डाल, है ना, कि पटाखा जलाने का मतलब क्या होता है, रुपया को आग लगाने का। तो पापा लोग ना कभी कभी बड़ा एकदम ऐसा एग्जाम्पल देते, देख वो 200 रुपया का बम उड़ाया, मैंने 200 रुपया का नोट जला दिया उसने। तो बच्चे लोग भी डर जाते हैं, यार बात तो सही है, हमने ये बड़ा वाला बम खरीदा था 200 रुपया का, ऐसे 2 बार निकला, पुट पुट खत्म, मैंने 200 रुपीज फिनिश। बात तो टेक्निकली सही है, लेकिन इकोनॉमिकली सही नहीं है। कैसे? जब तुम 10,000 रुपया का पटाखा सपोज करो पापा ने तुमको दिया और 10,000 रुपया का क्रैकर्स तुमने खरीदा, तो तुमने 10,000 रुपया किसको दिया? क्रैकर वाले को दिया, है ना, हाँ क्रैकर वाले का इनकम हो गया 10,000 रुपया का, ठीक है। नाउ क्रैकर वाले के पास जब 10,000 रुपया आ गया तो वो बड़ा खुश हो गया ना, उसका मूड अच्छा हो गया। तो उसका बेटा भागते भागते गया पापा के, बोला पापा पापा आज तो सेल अच्छी हुई है दुकान में, थोड़ा सा कपड़ा खरीद ले। तो पापा बोला हाँ 10,000 का सेल है, जाओ ये लो 2,000 रुपया, जाके जीप खरीद लो अपने लिए और एक अपने लिए जूता खरीद लो, ठीक है। बेटा को बड़ा खुशी हो गया, बेटा अपना 2,000 रुपया का एक्सेसरीज खरीद लिया, ठीक है। चलो बढ़ा लेते हैं इस अमाउंट को, ठीक है। पापा ने उसको 5,000 रुपया दे दिया, बोला जाओ पूरा परिवार के लिए क्लोथ्स खरीद लो, ठीक है। तो पापा ने खरीद लिया क्लोथ्स, ठीक है। अब पापा ने जब 5,000 का क्लोथ खरीदा तो ये क्लोथ किसके पास, ये पैसा किसके पास गया? क्लोथ के दुकानदार के पास में गया, है ना, उसके घर पे आ गया पैसा। तो जब उसके घर में पैसा आया तो उसका बेटा भी उसके पास आ गया खुश होके, उसने बोला पापा आज तो अच्छा सेल हुआ है, थोड़ा पैसा दो ना, मिठाई खानी है। पापा खुश हो गए। पापा बोला एक काम करो, जाओ 3,000 रुपए का मिठाई लिया, ठीक है। तो ये चला गया स्वीट्स की दुकान में, ठीक है। अब जब स्वीट्स की दुकान में गया तो स्वीट्स की दुकान का भी सेल हो गया 3,000 का। तो उसका बेटा भी खुश हो गया, उसका बेटा भी पापा के पास गया, पापा पापा आज तो अच्छा से स्वीट्स बिका है, कुछ पैसा दो ना, कुछ सामान खरीदना है। पापा ने क्या खरीदेगा? बोला पापा क्रैकर, फिर से पटाखा खरीदना है। तो पापा ने उसको फिर 1,000 रुपया दे दिया। अरे हम तो ऐसे चेक करेंगे, 2 मिनट बेटा। ठीक है, तो पापा ने बोला उसका 1,000 रुपया का हम खरीदेंगे क्रैकर। तो तुम देखो वापस से क्रैकर वाले के पास पैसा आ गया, है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी इनकम इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में तो वो खाली किसी के पास नहीं जाता, वो घूमता है इनकम, ठीक है। और वो जो पैसा घूमता है उससे हमारा जीडीपी बढ़ता है। अब तुम देखो 10,000 का इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट हो गया? अराउंड 19,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गया। तो 100 रुपया खाली 100 रुपया नहीं लाता है, 100 रुपया घुमाकर उसको 4 बार 5 बार 6 गुना मल्टीप्लाई होता है। और वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पर ना। अगर यहां पर देखो 10,000 रुपया में अगर एक कंट्री का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 20% है, मतलब ये लोग 80% खर्च करते हैं या 20% सेव करते हैं, तो ये जो हमारा क्रैकर वाला है 2,000 रुपया बचा लेगा अपने घर में, है ना। जो क्लोथ्स वाला है वो क्या नाम है, उसके पास आया तो क्लोथ्स वाला जो है वो 1,000 रुपया अपने घर में रखेगा, सेविंग्स 20% अगर होगा तो, है ना, 4,000 खर्च करेगा और वो 1,000 रुपया अपने घर में रखेगा। जो मिठाई वाला है वो 600 रुपया अपने घर में रख लेगा, है ना। और जो वापस से क्रैकर वाला है फिर वो उसका 10% 20% मान के चलो, फिर वो 200 रुपीज रख लेगा। तो तुम देखो कुछ अमाउंट ऑफ रुपया जो होता है वो अपने घर में रख लेते हैं, तो वो इकोनॉमी में आता नहीं है। इकोनॉमी में आता नहीं है तो वो टर्न अराउंड होता नहीं है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो पैसा है वो इकोनॉमी में घूमता रहता है। इसी के लिए इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे सकता हूं कि वाई कैलकाटा इज नॉट अ बूमिंग इकोनॉमी लाइक दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, बॉम्बे और कैलकाटा में क्या फर्क है मैं तुमको बताता हूं। कैलकाटा के लोग थोड़े से लेजी है, यहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो सबसे मेन मार्केट है वो है बड़ा बाजार, ठीक है। बड़ा बाजार में तुम देखिएगा दुकानें खुलती है 11 बजे 12 बजे, ठीक है। और रात को 8 बजे अगर तुम जाएगा कैलकाटा में तो रात को 8 बजे सबकी दुकान हो जाती है बंद, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो दुकान खुलती है वो 8 से 9 घंटा खुलती है, ठीक है। वहीं अगर तुम दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में शॉप खुलता है सुबह 8:30 बजे, ठीक है। 8:30 9 बजे शॉप खुल जाती है वहां पर, जो बिजनेस का बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो बिजनेस एरिया है मेन। और उनकी शॉप बंद होती है रात को 8 बजे।
तो 8 से 8 कितना हो गया, 12 घंटा वो लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो 12 घंटा उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां का जो मार्केट में जो इनकम आ रहा है, माने जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाय कस्टमर्स, वो कैलकाटा से कितना घंटा ज्यादा है, 4 घंटा ज्यादा है कि नहीं। बॉम्बे का हम बात करते हैं तो बॉम्बे तो ऐसा है कि वहां पर तो मेरे ख्याल से सारा 24 आवर्स ही काम चलता रहता है, ठीक है। 16 आवर्स 17 आवर्स वहां पर इकोनॉमी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो भी इकोनॉमी ज्यादा खुलेगी, जो भी मार्केट ज्यादा टाइम खुलेगा, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और वहां पर इनकम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि कैलकाटा में आजकल बिजनेस आस्ते 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 हो ही नहीं रहा है, इसी के लिए कैलकाटा मार्केट स्लो है। और बाकी की जो हमारी मल्टी सिटीज है वो काफी क्या नाम है, प्रॉस्पर कर रही है, कैलकाटा नहीं कर रहा। यहां तक कि यूपी बिहार जो एक टाइम पर थोड़ा सा बैकवर्ड माना जाता था इकोनॉमी के हिसाब से, वहां पर भी लोग जो है वो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां का मार्केट भी बहुत अच्छा बूम हो रहा है। समझ में आ रही है बात को। तो ये बात सोचना चाहिए। मैं ये बात आज तुम लोग की तरफ से बोलता हूं कि तुम देखो, बिकॉज आई एम इन कैलकाटा और मैंने इसको देखा है बहुत बार। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूँ और ये बहुत ही लाइक इकोनॉमिक्स समझने के हिसाब से मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम लोग पता है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसके सामने एक तो मैदान था, ठीक है। उस मैदान में खाने पीने की सामान लगती थी, आज भी रहते हैं वो लोग, लेकिन आज उतना उसका क्रेज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई का चौपाटी, ठीक है, वैसे ही हम लोग का कोलकाता का सबसे हैपनिंग प्लेस जो था वो हम लोग का विक्टोरिया मेमोरियल था, जिसको हम लोग विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। जो हम लोग के एज के लोग हैं या हम लोग के जो हम लोग के टाइप के लोग हैं वो जानते थे कि विक्टोरिया कितना इंपॉर्टेंट था कोलकाता के लिए। नाउ व्हाई वाज विक्टोरिया इंपॉर्टेंट टू कोलकाता। अब तुम सोचो, हर संडे हम लोग कोलकाता घूमने जाते थे, विक्टोरिया घूमने जाते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग विक्टोरिया घूमने जाते थे तो सोचो इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता होगा। अगर हमको घूमने जाना है तो अच्छे कपड़े पहनने, है ना, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, तो कपड़ा मार्केट को फायदा होता था, ठीक है। अगर हम विक्टोरिया जाएंगे तो ऑब्वियसली हम गाड़ी में या किसी किसी ना ट्रैवल का किसी कन्वेंस में जाएंगे, तो जो हमारा ट्रैवल वाला है, जो उबर हुआ ओला हुआ उसको फायदा होगा, टैक्सी वाला हुआ उसको फायदा होगा। फिर हम वहां विक्टोरिया जाएंगे तो वहां हम खाएंगे पिएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, हम फूड खाएंगे, तो फूड वाले को फायदा होता था। समझ आ गया आपको। उसके साथ हम बहुत सारी चीजें परचेस करते थे तो उनको फायदा होता था। और तुम सोचो सारा कैलकाटा जो है वो हर संडे को ऑलमोस्ट 20% ऑफ कैलकटन्स और वहां पर आते थे हर संडे को। और बाय रोटेशन अगर तुम सोचेगा 1 महीना के अंदर में सारा कैलकाटा एक बार विक्टोरिया का राउंड मार लेता था। तो तुम इमेजिन करो कितना बिजनेस का टर्नओवर होता होगा, है ना। आज मुंबई में लोग चौपाटी जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं। घूमने जाने से अगर तुम टेक्निकली किसी से पूछेगा तो वो बोलेगा अरे यार बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आप घूमने जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। किसी एक आदमी ने मुझसे पूछा सर देखिए मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में कितना रुपया खर्च कर रहा है ना। हाँ, तुमको पता है मुकेश अंबानी इज अ बहुत अच्छा आदमी है। पूछो क्यों। उसने सारा रुपया इंडिया में खर्च किया। तुमने ये बात को नोट किया। उसका जितना भी इवेंट्स हुआ इंडिया में खर्च हुआ। उसने सारे फॉरेन गेस्ट को इंडिया बुलाया, ठीक है। अब जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आए होंगे तो वो लोग तो इंडिया में शॉपिंग भी किए होंगे, इंडिया में थोड़ा घूमे भी होंगे, ट्रैवल भी किए होंगे, है ना। अब वो सब लोग जो इंडिया तो सोचते हैं यार शादी में आए हैं तो दो दिन 4 दिन घूम भी लेते हैं। तो तुमको नहीं लगता कि उन्होंने इंडिया का चीज खरीदा होगा, इंडिया का सामान परचेज किया होगा, है ना। प्लस जब मुकेश अंबानी का जो सेलिब्रेशन हो रहा था उसके अंदर तो केटरर्स जो थे वो इंडियंस ही थे, है ना। जो डेकोरेशन वाला था वो इंडियंस था, जो ट्रैवल वाला था, जो शॉपर्स थे वो सारे इंडियंस थे। तो इकोनॉमी को कितना बूस्ट दिया होगा मुकेश अंबानी की मैरिज ने, है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करने से ही आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और इसी के लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत फायदेमंद चीज है। समझ में आ गई बात को। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। Yes, sir. No, sir. चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरा रीड करो रिद्धि। हाँ, sir. In macroeconomics, income refers to the total earnings received by individuals or entities within an economy, typically measured in the terms of gross domestic product (GDP). Employment refers to the number of people employed or engaged in productive work within the economy. These two are closely linked, as higher level of employment generally leads to higher aggregate income in the economy. तो यहाँ क्या बोल रहा है, इनकम रिफर्स टू टोटल अर्निंग रिसीव बाय इंडिविजुअल्स और एंटिटीज विद इन एन इकोनॉमी टिपिकली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड और एंगेज्ड, ठीक है, जो काम कर रहे हैं हमारे। तो इनकम का मतलब है हम क्या कमा रहे हैं
एम्प्लॉयमेंट का मतलब कितने लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। याद रखना, जो लोग काम करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। चलो ब्रदर्स, व्हाट इज एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट? Ex ante demand refers to plan or anticipated demand for goods and services by household, business, and other government. It reflects the intention to purchase. एंड एक्स Ex पोस्ट? post refers to the actual demand realized after the transaction have taken place. It is the effective demand that has been fulfilled. अब देखो यहाँ पर जो ना ये एक्स एंटे और एक्स पोस्ट डिमांड जो है, बच्चे जनरली इसको भूल जाते हैं, ठीक है। और इसको याद करने का कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता, ठीक है। तो तुम लोग को इसको बेसिकली रटना पड़ेगा। एंटे का मतलब होता है एंटीसिपेटेड, ठीक है। तो तुम लोग एंटे और एंटीसिपेटेड से तुम लोग इस चीज को याद कर सकते हो, मैंने डिजायर्ड, हम क्या सोचते हैं कितना डिमांड होगा, ठीक है। और पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट सीजन आ रहा है, ठीक है, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी दिवाली आ रहा है, तो सारे जो क्लोथ्स वाले हैं, सबसे ज्यादा सेल क्लोथ्स वालों की होती है, उनको ऐसा लगता होगा कि कितना स्टॉक रखें कि हमारा इतना माल बिक सकता है, ठीक है। वो है एक्स एंटे, दैट इज दे आर एंटिसिपेटिंग कि कितना हमारा डिमांड होगा, लेकिन एक्चुअली उनकी दुकान में कितना माल बिकेगा, दैट इज एक्सपोज डिमांड। समझ में आ रही है बात को? Yes. हाँ चलो, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एडी? रिद्धि? What is aggregate demand, AD? Yes. Aggregate demand is the total quantity of goods and services that all sectors of an economy, households, business, government, and foreign buyers are willing to buy at different price level. It includes consumption C, spending by household, investment I, spending by business on capital goods, government spending G, expenditure by the government, net exports X minus M, difference between exports and imports. ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि टोटल, अब देखो कौन कौन लोग डिमांड करते हैं इकोनॉमी, ये समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं? सबसे पहले तो हाउस होल्ड डिमांड करता है, जो हम लोग खाते हैं पीते हैं सब कुछ, तो वो कंजम्पशन हो गया। और मैं भी डिमांड कर रहा हूँ रिद्धि से कि बार बार अपना वीडियो बंद नहीं करे। क्या प्रॉब्लम क्या है रिद्धि? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो फिर काहे तुम लोग वीडियो बंद कर दे रहे हैं? सर हम रीड कर रहे थे। तो कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? जो हम लोग हाउस होल्ड है ना, जो एवरीडे हम लोग खरीदते हैं, वो कंजम्पशन हो गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जो बिजनेस कैपिटल गुड्स खरीदता है ना, वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट भी तो वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करता है ना, तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। और अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात कर ले, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की बात कर ले, तो वो हो गया। तो इस चारों को जब हम ऐड कर देंगे, तो ये सारे चारों जगह है जो हम लोग का डिमांड करता है, तो दैट इज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलो, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? अभी हम लोगों ने बात की थी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोली जाए तो क्या होता है? व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? So like the propensity का हम लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं एक चीज परचेज करने में। नहीं, कितना पैसा खर्च नहीं कर रहे, हाँ, कितना पैसा हमारा The जो लोग like हमारा हाँ आदत है, percentage of हमारा money we आदत are है अपना spending in the consumption. हाँ, हमारी इनकम का कितना परसेंट पैसा हम कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज लाइक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना। हाँ रिद्धि बोलो। सर यही बोलने वाले थे कि कितना परसेंटेज हम लोग अपने इनकम का खा रहे सर, जैसे आप बताए थे करेक्ट। कंज्यूम कर। तो जैसे हम तुमको बता रहे इंडियंस लोग का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा है अभी आज के डेट में, क्योंकि अभी हम लोग ने बहुत कंजम्पशन, हमारा माने हम लोग का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ा इंटीरियर ही है ना। तो वी वांट टू इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, इसी के लिए हम अभी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है 20 ईयर्स के बाद जब हम सारा बेसिक नेसेसिटीज का हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या नाम है, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि मान लो एक आदमी का इनकम 50,000 रुपया था, ठीक है, फिर उसका इनकम बढ़ के 60,000 रुपया हो गया, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो 10,000 रुपया का एक्स्ट्रा इनकम आया, वो उस इनकम का क्या करेगा? बताइए। So कुछ हाँ पार्ट कंजम्पशन में डालेगा और एक हायर पार्ट सेविंग में डालेगा। हाँ, अब ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर में ना, कि वो उसका जो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग के दुर्गा पूजा के टाइम पर बहुत सारे लोग को बोनस मिलेगा, ठीक है। अब बोनस इज एक्चुअली हायर इनकम ना, तो तुम देखेगा कलकत्ता में तो ट्रेंड है कि बोनस का पैसा वो लोग कंजम्पशन में उड़ाता है
है कि नहीं? माने उनका सैलरी, उनका डबल सैलरी मिलता है, उनको 2 मंथ्स का सैलरी मिलता है, तो वो जो पैसा है वो लोग पूरा कंज्यूम करता है, ठीक है, क्योंकि वो उनका बोनस का पैसा है, दे वांट टू एंजॉय द फेस्टिविटीज, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि जो आपका इनकम था, ठीक है, उसमें अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, ठीक है। अगर आपकी इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी थे, उनका 50,000 का, सपोज कर लो 50,000 का उनका मंथली इनकम था, सैलरी था, ठीक है। 50,000 का 40,000 रुपीज वो लोग का एक्सपेंडिचर था, ठीक है। अब उनका सैलरी मान लो 60,000 हो गया, ठीक है। तब उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 42,000 होगा कि 44,000 होगा कि 45,000 होगा, कि माने 10,000 के इनकम में वो और कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज ऑफ इनकम, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? डेल्टा चेंज इन द कंजम्पशन बिकॉज ऑफ द डेल्टा चेंज इन इनकम। ओके, समझ में आगे बात को? माने थोड़ा सा जो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम, ठीक है। उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव, माने बचाना, ठीक है। अमेरिकन का प्रोपेंसिटी टू सेव हमसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन लोग भरे हुए हैं ना, और उन लोग ने कर लिया सारा। अब फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, हमारे इंडिया में अभी घर में सबके पास मोबाइल है ना, मम्मी के पास अपना मोबाइल, पापा के पास अपना मोबाइल, बच्चों के पास अपना पर्सनल मोबाइल, ठीक है। तुमको लगता है अब हम लोग इसके बाद और मोबाइल खरीदेंगे घर में? मन भर गया ना। अब अगर मोबाइल टूटेगा या खराब हो जाएगा तब नया खरीदेंगे, वरना और खरीदना नहीं है। तो आने वाले 20-25 साल में हमारा जो मोबाइल का कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल कंपनी और भी ज्यादा, हमसे ज्यादा होशियार है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन वाला, वो हम लोग से ज्यादा होशियार है। वो हमेशा अपग्रेड कर देता है ना, आईफोन 15 से 16 ला देगा, 17 ला देगा, की वजह सेल होता रहे, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो लोगों का एपीएस बढ़ जाएगा, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, ना एक और क्वेश्चन है, हाउ इज एमपीसी एंड एमपीएस रिलेटेड? तो जैसे एपीसी एंड एपीएस रिलेटेड था, वैसे एमपीसी और एमपीएस रिलेटेड भी था। मेरा अगर 10,000 का इनकम बढ़ा है तो मैक्सिमम कितना खर्चा कर लूंगा? 10,000 ही खर्चा कर लूंगा, है कि नहीं? तो एमपीसी प्लस एमपीएस भी इज इक्वल टू 1, दोनों भी 1 होता है ना। एपीसी और एपीएस को भी ऐड करेंगे तब भी 1 होगा, और एमपीसी और एमपीएस को ऐड करेंगे तब भी 1 होगा। याद रखना, इसके ऊपर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स लोग मैथ्स को बहुत पसंद करते हैं, तो अगर बोलेंगे एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस बोल सकता हूं मैं, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। चलो फटाफट एक क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, जल्दी से रीड करेंगे रिद्धि, वी डोंट हैव टाइम। What is equilibrium output? Equilibrium output is the level of output or income at aggregate demand equals aggregate supply. At this point, the economic